नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का पर्दा बेनकाब। सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी थे। इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश के एक्शन पर भारत का सख्त रिएक्शन, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर हाई कमिश्नर किए गए तलब। आगे आपको बताएंगे कि आतंकवाद पर प्रहार, नार्को टेरर मामले में 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज, लाखों की संपत्ति भी कुर्क। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 7 राज्यों में बर्फबारी और 15 में कोहरे का अलर्ट, 13 प्रदेशों में ट्रेनें फ्लाइट्स लेट। वेदर अपडेट आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि काशी विश्वनाथ में 11 जनवरी से 28 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पर लग चुकी है रोक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान का पर्दा बेनकाब। सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। उत्तरी सीमाओं में सुरक्षा मुद्दे के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सबसे पहले सुरक्षा मुद्दों पर बात करूंगा और उत्तरी सीमाओं से शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। ऐसे समय में जब आतंकवाद की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 80% आतंकवादी भी पाकिस्तान से हैं। द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। राज्य में सक्रिय 80% आतंकवादी भी पाकिस्तानी हैं। और ऐसे समय में जब हम आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़ रहे हैं, सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और दिमचुक क्षेत्रों में स्थिति का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि गश्त और चराई के मामले में जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को संभालने के लिए सभी सह कमांडरों को अधिकृत किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश के एक्शन पर भारत का सख्त रिएक्शन, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर हाई कमिश्नर किए गए तलब। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के एक्शन के बाद अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बॉर्डर पर फेंसिंग विवाद को लेकर बांग्लादेश ने भारत से हाई कमिश्नर को बुलाया था। अब बांग्लादेश के उप आयुक्त नूरुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय ने समन भेजकर बुलाया है। वो साउथ ब्लॉक से रवाना हो गए हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग को गैरकानूनी बताया था। विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाए जाने के बाद भारत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम साउथ ब्लॉक से रवाना हो गए। बांग्लादेश के एक्शन पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकवाद पर प्रहार, नार्को टेरर मामले में 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज, लाखों की संपत्ति भी हो चुकी है कुर्क। जी हाँ दोस्तों, नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े तत्वों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान श्रीनगर जिले में पुलिस ने 100 से अधिक बैंकों खातों को फ्रीज किया है। इसके अलावा लाखों रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नार्को टेरर और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में वित्तीय जांच तेज कर दी गई है और इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में आतंकी व अलगाववादी नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए आतंकियों व अलगाववादियों के इकोसिस्टम के समूल नाश के लिए नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट का भी समूल नाश जरूरी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 7 राज्यों में बर्फबारी और 15 में कोहरे का अलर्ट, 13 प्रदेशों में ट्रेनें फ्लाइट्स लेट। जी हाँ दोस्तों, मौसम का अपडेट आ गया है और डराने वाला है। मौसम आज ठंडक भरा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 7 राज्यों में बर्फबारी के आसार है। वहीं 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत 13 राज्यों में घने कोहरे के चलते 25 ट्रेनें और 12 फ्लाइट्स लेट हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड और कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई है। बारिश और बर्फबारी से ठंड और बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 घंटे में देश का मौसम बेहद सर्दी भरा रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 7 राज्यों में बर्फबारी की संभावना है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और उत्तर पश्चिम असम शामिल है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और किन्नौर में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली, ओली और बद्रीनाथ में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख के लेह और करगिल जैसे इलाकों में भी बर्फबारी जारी रहेगी और इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी असम के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी विश्वनाथ में 11 जनवरी से 28 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत सोमवार से हो गई है। इसके चलते अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए सतर्क हो गया है। इस दौरान 11 जनवरी से
महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद 28 फरवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 जनवरी से प्रोटोकॉल लागू है और 28 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पूर्णतः हर समय प्रतिबंधित किया गया है। मंगला आरती के अतिरिक्त अन्य समस्त आरतियों के टिकट भी नहीं जारी हो रहे हैं और सभी को झांकी दर्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक ही विशिष्ट अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे। विशिष्ट अनुरोध के अंतर्गत भी स्पर्श दर्शन की व्यवस्था नहीं प्रदान की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से नाराज हैं अमित शाह, शिरडी में बोले वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के शिरडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने 1978 से महाराष्ट्र में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की, जिसका अंत 2024 में हुआ। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत और स्थिर सरकार स्थापित करने के संकल्प के साथ हो गया। अमित शाह ने शिरडी में भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि अगले महीने होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा बिना गड़बड़ी कराया चुनाव, राज्य के दर्जे पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जिला गांधरबल में समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सुरंग के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, तो मैं जवाब देता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो यहां राज्य का दर्जा देने का वादा किया है उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में गगनगीर हमले में बलिदानी हुए लोगों को भी याद किया। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन की नहीं होगी खैर और 1.5 लाख करोड़ की डिफेंस डील करने जा रहा भारत, बेड़े में शामिल होंगे धांसू हथियार। जी दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में खुद को और मजबूत करने के इरादे से भारत आने वाले महीनों में कई बड़े बड़े समझौते करने जा रहा है। इस साल 31 मार्च को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले भारत ने 4 बड़े रक्षा समझौते को फाइनल करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय बेड़े में फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टरों और तोपों को शामिल करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के समझौते किए जाएंगे। ये डील सशस्त्र बलों की फायर पावर और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर हर महादेव, जय श्री राम जय घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भव्य तस्वीरें आई सामने। जी हाँ दोस्तों, भव्य महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जिसने 144 वर्षों में एक बार देखी गई आध्यात्मिक भव्यता को याद ताजा कर दी। यहाँ देश और दुनिया भर से भक्तों का एक समूह न केवल जप, ध्यान और आध्यात्मिक तृप्ति के लिए एकत्र हुआ, बल्कि महाकुंभ की बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए भी एकत्र हुआ है। पवित्र नगरी प्रयागराज में संगम, नोज समेत स्थायी और अस्थायी घाटों पर भारी भीड़ है। कई भक्तों को दिव्य वातावरण से अभिभूत नम आंखों के साथ देखा गया। वहीं कई लोग प्रार्थना, अनुष्ठान और एकता की भावना में डूबे रहे। 2 दिन पहले ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान करना शुरू कर दिया था, जो दर्शाता है कि 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए भीड़ के अनुमान को पार कर सकता है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संभल में बनकर तैयार भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, फरवरी में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक कस्बे चौदसी में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है और फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका अनावरण किए जाने की संभावना है। रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में हिंदू देवता एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण 31 मई 2023 को शुरू हुआ और अब अपने अंतिम चरण में है। अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ पेंटिंग का काम बाकी है। इसके फरवरी 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव अमित कुमार के एस ने मूर्ति की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान राम की भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति अनूठी है क्योंकि भगवान राम की निगाह
नीचे की ओर है, जो विनम्रता का प्रतीक है, और वो एक हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। मूर्ति के चारों ओर एक अशोक वाटिका है, साथ ही हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी हैं। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मूर्ति का उद्घाटन करने का अनुरोध किया और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जल्द ही होगा। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के होश उड़ाने को भारत अब तैयार है और LAC पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 11 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के मद्देनजर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 11 महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट संरक्षित इलाकों के विकसित किए जाएंगे और इनमें दूरसंचार नेटवर्क, गोला बारूद भंडारण सुविधाएं और अन्य रणनीतिक ढांचे शामिल हैं। 2020 में हुई गलवान घाटी झड़प के बाद से भारत ने लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में सेना की तेज तैनाती और परिचालन की तैयारी को और मजबूत करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है उनमें इन्फेंट्री बटालियन कैंप और आर्टिलरी रेजिमेंट पोस्ट की स्थापना, आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के तहत मोबाइल टेलीकॉम टावर लगाना, गोला बारूद भंडारण के लिए फॉर्मेशन एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना शामिल है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट और बोट शेड क्षेत्र का निर्माण और हानले गांव में कचरा निपटान और प्रोसेसिंग प्लांट लगाना भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखे गए 4 संदिग्ध, अलर्ट पर सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित खौर सेक्टर के धखड़ गांव में 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद जम्मू और सांबा जिले के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। दरअसल कुछ दिनों में सीमावर्ती इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। आतंकी इसका फायदा उठाकर घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, इसीलिए जैसे ही संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली, विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू शहर को सीमावर्ती इलाकों से जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों के नाकों पर भी सख्ती कर दी गई है। इन इलाकों से आने वाले वाहनों को जांच के बाद भी शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों के शिविरों में जवानों को चौकस रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जम्मू में सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत में स्वागत देख बौखलाया चीन, विदेश मंत्री को माले भेजा, मुइज़ू से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मालदीव की आकस्मिक यात्रा की और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर चर्चा की। भारत के साथ मालदीव की बढ़ती नज़दीकियों के बीच चीनी विदेश मंत्री ने ये यात्रा की है। कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग ने अपने एक यात्रा से लौटते वक्त शुक्रवार को माले में ठहराव के दौरान मुइज़ू से भेंट की। वांग यी माले तब पहुंचे हैं जब मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद हसन मौमून भारत दौरे पर हैं। भारत में मालदीव के रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे भारत के चाणक्य, अमेरिका की नई सरकार से बढ़ाएंगे दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। भारत की ओर से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाएगा 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की कहानी आपको बता दें कि प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू हो रहा है। अगले 45 दिनों तक करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाएंगे और यह महाकुंभ कई मायनों में खास है, जिसमें बड़े पैमाने पर तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था और कई नई योजनाएं शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, सोनमर्ग में करेंगे जेड मोड टनल का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। 11:45 पर वो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य टनल, एक निकास सुरंग और प्रवेश मार्ग शामिल है। समुद्र तल
भूतल से 8650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से बचाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कौन हो सकता है गणतंत्र दिवस पर भारत का मुख्य अतिथि? क्या है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन? आपको बता दें दोस्तों कि 26 जनवरी अब नज़दीक है और भारत गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुबियांतो भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है। भारत नहीं चाहता कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत यात्रा के बाद सीधे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरें, क्योंकि इससे गलत संदेश जा सकता है, खासकर जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सीमा पार आतंकवाद और अन्य मुद्दों को लेकर खराब हैं। भारत ने इस मुद्दे को राजनीतिक चैनलों के माध्यम से इंडोनेशिया के सामने उठाया है और उम्मीद कर कहा है कि सुबियांतो को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पाकिस्तान ना जाने के लिए मनाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ की व्यवस्था देख पूरी दुनिया संग पाकिस्तान के लोग भी दीवाने, बरेलवी मौलाना ने की सीएम योगी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। रविवार को एक वीडियो जारी करते हुए मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि कुंभ मेले की शानदार व्यवस्था पर पूरी दुनिया के लोग फिदा हो गए हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जनता भी इस इंतज़ाम पर तारीफ़ें कर रही है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते और खिलाफ में बोलते रहते हैं। अब पाकिस्तान की जनता ने सोशल मीडिया के ज़रिए कुंभ मेले के इंतज़ाम को देखा। यहाँ की सजावट, रख रखाव पर वहाँ की जनता खूब तारीफ़ें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतज़ाम है। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए खाने, ठहरने और स्नान करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था की पूरी दुनिया कायल होकर तारीफ़ कर रही है। पाकिस्तान के नेता, जनता भी तैयारियों की तारीफ़ कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 100 अफगानी संगीतकारों के निर्वासन पर अदालत ने बजाया पाकिस्तान का बैंड और दे दिया ये फैसला। जी दोस्तों, पेशावर उच्च न्यायालय के पाकिस्तान में राजनीतिक शरण चाहने वाले 100 से अधिक अफगान संगीतकारों के जबरन निर्वासन पर रोक लगा दी गई है और संघीय सरकार को 2 महीने में उनके मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। पेशावर उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने शुक्रवार को दलीलें सुनने के बाद मामले का निपटारा कर दिया और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो 2 महीने के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। न्यायमूर्ति वकार अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हशमतुल्लाह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। हशमतुल्लाह ने दलील दी कि वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन तालिबान सरकार की स्थापना के बाद अपनी जान को खतरा में देखते हुए वो पाकिस्तान चले आए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वो पहले ही अपनी आजीविका खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें और अधिक उत्पीड़न तथा जबरन निर्वासन की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चुनाव में उनकी जगह दिखा दी। अमित शाह खूब बरसे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना युवा चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने दूर टूक कहा कि महाराष्ट्र ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को 2024 के चुनाव में उनकी जगह दिखा दी। पवार की विश्वासघात की राजनीति महाराष्ट्र में भाजपा की चुनावी जीत से समाप्त हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है। शिरडी में राज्य बीजेपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनावों में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके एनसीपी प्रमुख पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीती। भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे आगे रही। विपक्षी महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट गई, जबकि एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी को क्रमशः 10 और 20 सीटें मिली। शाह ने कहा कि शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र में दंगा फटकार की राजनीति शुरू की, जिसे 2024 में लोगों ने नकार दिया और इसी तरह वंशवाद की राजनीति और उद्धव ठाकरे के विश्वासघात को भी नकार दिया गया। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
भारत के खौफ से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा भी कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ा बयान ये पाकिस्तानी विश्लेषक का सामने आ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिर कहे जाने वाला वखान कॉरिडोर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और इसकी शुरुआत पाकिस्तानी रक्षा हल्कों के हवाले से किए गए दावों के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बनाई है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वखान कॉरिडोर में पाकिस्तान के साथ चीन की भी दिलचस्पी है। वखान को लेकर पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह भारत को लेकर दोनों का डर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। उस समय पाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर बड़ी उम्मीद जगी थी। इसमें वखान कॉरिडोर का मुद्दा भी शामिल था। पाकिस्तानी विश्लेषक कामरान यूसुफ ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान ने पहले से योजना बना रखी थी कि वखान कॉरिडोर को अफगान तालिबान से 100 साल के लिए ले लिया जाए।